हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। सो देखिए, आज का ये वीडियो आप में से उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है लेकिन अभी कहीं मिडवे में है। अभी आप सोच रहे हैं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको तैयारी में क्या करना चाहिए, क्या आपसे मिस्टेक्स कमिट हो रही हैं, और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, ये आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए ही है। कृपया करके इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वीडियो है, ये मैंने आपके लिए बहुत दिल से बनाया है, दिल से इस सेंस में बनाया है कि आज मैं जो आपसे बातें करूंगा वो एक्सपीरियंस की बातें करूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन की जर्नी में। प्लस मैंने जो और लोगों को देखा, अपने सीनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, और अभी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देख रहा हूं कि उनसे किस तरीके की गलतियां होती हैं और वो क्यों परेशान रहते हैं अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन में। तो इन्हीं सब का सॉल्यूशन पे हम आज बात करेंगे। तो देखिए, आज का सेशन जैसा कि आपने अभी पीछे देख लिया, पढ़ लिया कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स विच जुडिशरी एस्पिरेंट में मेक, एंड उसको अवॉइड कैसे करना है, इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आइए। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे, अवॉइड बीइंग इम्पेशेंट। तो देखिए, मैं आपसे एक्सपीरियंस की बात करता हूं, जो और ट्यूटर्स हैं उन्होंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो एक लेवल पे पहुंच चुके, लेवल का मतलब ये है कि जिनको 2 साल 3 साल हो चुके हैं, या फिर जो अभी इंटरव्यूज दे चुके हैं, या जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है कुछ एग्जाम, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप ये जर्नी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन की, जर्नी स्टार्ट करने के साथ ही आपको समझ में आता है कि यार ये बहुत लंबी जर्नी है, और इस जर्नी को मैं जल्दी से जल्दी कैसे खत्म कर लूं। जब आपके मन में ये थॉट आता है, आप सोचते हैं कि मैं कितना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, मैं कितना जल्दी सारे क्वेश्चन के आंसर लगाना स्टार्ट कर दूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं प्री भी क्वालिफाई कर लूं और प्री के सारे पेपर्स में लगा डालूं, जितने भी स्टेट्स के हैं सारा मेंस की प्रिपरेशन आज ही कर लूं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी पहले दिन से कर लूं जिस दिन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। देखिए, इस तरीके से नहीं प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। गो स्लो। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करें। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा, जब आप जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप मिड वे में भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले फिगर आउट करना चाहिए कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें आने वाले वो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट्स जो मेजर की कैटेगरी में आप उनको रख सकते हो, जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो उन स्टेट्स में भी कॉमन है प्लस अदर स्टेट्स में भी कॉमन है, और वहां पे आना ही आना है इन सब्जेक्ट्स को, और मेजर पोर्शन वो कवर करता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें करना क्या है, इन सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर करना है, कंसेप्चुअली प्रिपेयर करना है, एंड इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम का मतलब क्या है कि आपको ये पूरा सिलेबस कंसेप्चुअली क्लियर करने में, समझने में समय लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 महीने में ये पूरा पढ़ सकते हैं। आप पढ़ने को पढ़ लें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये सोचें कि आपकी प्रिपरेशन 3 महीने में हो जाएगी। नहीं हो सकती। किसी भी कोर्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको 3 महीने में वो प्रिपेयर कर दे जुडिशरी के लिए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, और सिलेबस बड़ा है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करना चाहिए और पेशेंस के साथ कवर करना चाहिए। अगर आपने पहले ही दिन ये सोच लिया कि मेरा टारगेट 6 महीने का है और 6 महीने में मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, तो यकीन मानिए कि पॉसिबल नहीं होगा, आप बहुत सारी चीजें छोड़ देंगे। इसलिए ये मिस्टेक ना करें, इम्पेशेंट होने की बिल्कुल भी गलती ना करें, और आप पहले दिन से ही चीजों को आप स्टेप वाइज स्ट्रेटेजिकली सजाएं, और आप ये सोचें कि मुझे पहले स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, और अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करें, माइंड मेकअप करें कि इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। और क्योंकि अगर अब मैं ये मान लूं कि आपकी तैयारी 3 महीने में हो भी जाए, तो भी आप सोचिए कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 1 साल का प्रोसेस होता है, कि नोटिफिकेशन आने की खबर, फिर नोटिफिकेशन का आना, फॉर्म भरने का समय, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना प्री के लिए, फिर प्री का पेपर होना, उसकी आंसर की आना, रिजल्ट आना, फिर मेंस के लिए फॉर्म भरना, फिर मेंस का पेपर देना, उसका रिजल्ट आना, इंटरव्यू का रिजल्ट आना, ये सारा प्रोसेस लगभग 1 साल का प्रोसेस है। तो जब आपको इतने लंबे प्रोसेस से गुजरना ही है ऑलरेडी, तो इतनी स्टार्टिंग में हड़बड़ाहट क्यों।
इससे बचे। ये सबसे पहली मिस्टेक है जो आप सब करते हैं, जिसकी वजह से आप प्रिपरेशन बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट प्रिपरेशन से उठ जाता है। कारण यही था कि उन लोगों ने कभी भी अपना माइंड मेकअप इस तरीके से किया ही नहीं कि आपको टाइम देना है अपने आप को। टाइम दीजिए। दूसरा है अवॉइड मेकिंग डिस्टेंट टारगेट्स। देखिए, हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कॉमनली ये कोशिश करते हैं या ये हमारा रूटीन होता है कि हमने बहुत लंबा टारगेट बना लिया कि अगले 6 महीने में मुझे ये काम कर लेना है, अगले 1 साल में मुझे ये काम कर लेना है, 3 महीने का मेरा सिलेबस ये है, मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। ठीक है। ठीक है, आपने एक डिस्टेंट अपना बना लिया कि आपका ये टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है 6 मंथ्स में। लेकिन आप इस 6 मंथ्स के टारगेट को ट्रैक कैसे करोगे? कैसे समझ में आएगा कि ये 6 मंथ्स का टारगेट आप कंप्लीट करने के रास्ते पे सही चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? और क्या ऐसा पैरामीटर हो सकता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ, 6 महीने के टारगेट का 1 महीने का जो पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं सही बात पे हूँ, हाफ वे मैं पहुंच गया हूँ, मिड वे यानी 3 महीने में मैंने उतना काम कर लिया है जो मुझे करना चाहिए था। तो इन सारी चीजों के लिए आपको करना क्या चाहिए कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने चाहिए। जैसे कि 1 हफ्ते का मेरा टारगेट ये है कि मैंने सपोज करिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने अपने लिए बना लिया कि देखिए 1 हफ्ते का मेरे पास समय है, इस 1 हफ्ते में 1 हफ्ते में मैं टिल आर्टिकल 20 कंप्लीट कर लूंगा। ये आपका टारगेट है, आप अचीव कर लीजिए इस टारगेट को, फिर आपको अगले टारगेट के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा और इस टारगेट को आप आराम से कंप्लीटली कवर करने के बाद अगले टारगेट पे मूव कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, अपने लिए छोटे टारगेट्स बनाइए। और हाँ, डिस्टेंस में तो एक बड़ा टारगेट आपके पास होगा, ये छोटे टारगेट्स आपको ट्रैक करने में हेल्प करेंगे कि आप वो 6 महीने के टारगेट पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंचेंगे सही टाइम पे। तो इसलिए शॉर्ट टर्म्स गोल्स अपने लिए जरूर बनाएं और करना स्टार्ट करें। हम कई बार स्ट्रैटेजी बनाने में ही इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बनाएं, वो स्ट्रैटेजी बनाएं, ऐसे करें, वैसे करें, और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और अलग अलग ओपिनियन मिलता है जो कि ऑब्वियस है। इस कंफ्यूजन में होता है अल्टीमेटली ये है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं और बेसिक स्ट्रैटेजी यही है कि मेहनत करनी है आपको। हार्डवर्क से आप बच नहीं सकते हैं, हार्डवर्क आपको करना है। अब हार्डवर्क करने के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप कैसे कर सकते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये दो बातें हो गई। इसके बाद मैं अगर बात करूं आपसे कि प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस बिफोर कंसेप्ट्स, ये मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ कि बच्चे पहले ही दिन से एक सब्जेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया पढ़ना और उस सब्जेक्ट के पहले वो क्या कर लेते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर होने के पहले ही एक गाइड खरीद लाएंगे मार्केट से, प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व ले आएंगे या सॉल्व ले आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, या फिर मान लीजिए कि मेंस के भी, और उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इवन बिफोर कि उन्होंने कंसेप्ट अच्छे से समझा है या नहीं और उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन समझा है नहीं। होता क्या है कि जब भी आप एक क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन पे कहीं फंस जाते हैं, अब इसका आंसर ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं कि आप किसी टीचर से पूछते हैं, किसी फ्रेंड से पूछते हैं, किसी सीनियर से पूछते हैं, किसी बुक को रेफर करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप उस कंसेप्ट को समझ तो लेते हैं लेकिन बहुत ब्रीफ में समझते हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप डिटेल में इस कंसेप्ट को पढ़ने की बारी आएगी, जब आप एक्चुअली में प्रिपरेशन के दौरान आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, वहां पढ़ाया जा रहा होगा, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो वो फिर डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा, या फिर आपकी वो रुचि नहीं होगी, उतने इंटरेस्ट से आप उस टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम ये करें कि जब आप एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लें पहले। जब आपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, पूरी स्टोरी उस सब्जेक्ट की फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड समझ लिया है, इसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। होगा क्या इससे फायदा कि आपका रिवीजन भी होगा साइड बाय साइड। कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपने पढ़ते समय नहीं समझ में आया था, उतनी क्लैरिटी नहीं थी, दोबारा से क्वेश्चन लगाने के बाद क्लैरिटी आपकी अच्छी हो सकती है। आपको रिवीजन का भी मौका मिलेगा इन क्वेश्चन के साथ। तो आप काम ये करें कि क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, पूरा स्टार्टिंग टू एंड एक सब्जेक्ट का कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए इस सब्जेक्ट का, उसके बाद ही आप क्वेश्चन की तरफ जाएं। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, जैसे बहुत सारे बच्चे मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं स्टार्टिंग के साथ ही। क्या ये करना चाहिए? नहीं, ये मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा नोट्स मेकिंग के पॉइंट के साथ। तो अभी मैं कंसेप्ट के या बेयर प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग के साथ इस पॉइंट को रिलेट करके आपको बताता हूं, या मैंने ये बताया है कि आपको क्या करना चाहिए। पहले बेयर एड का कंसेप्ट कंप्लीट करिए, सब्जेक्ट का कंसेप्ट कंप्लीट करिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आइए। फिर देखिए, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए आपने। बहुत सारे लोग ऐसा होता है और इसका रिलेशन आपके इम्पेशेंट होने से भी है
कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार इतनी बड़ी बेयर एक्ट है और क्वेश्चन मैंने देख लिया है कि ये कुछ पोर्शन है, कुछ चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन आता है, बाकी जगह से क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए, सिर्फ यही यही पढ़ लेता हूँ और बाकी सबको छोड़ देंगे तो भी क्वेश्चन तो आना नहीं है, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, हो जाएगा अपना। देखिए इसमें प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसकी एक स्टोरी होती है और स्टोरी चैप्टर वाइज बताई गई है, और स्टोरी को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जब तक आप नहीं समझते हैं तो वो ओवरऑल पिक्चर क्लियर नहीं होगी, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं आएगी। तो जब तक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं आएगी, सिलेक्टिव स्टडी करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा या लॉन्ग टर्म फायदा नहीं मिलेगा। होता क्या है कि आपको जरूर उन एरियाज को जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फोकस करना चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनको रट लेना चाहिए, या जैसे भी आप करते हो प्रिपरेशन वैसे करना चाहिए। लेकिन कंसेप्ट तो स्टार्टिंग टू एंड आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप खुद में भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सेक्शन क्या कहता। और कई बार हमें देख करके ऐसा पता चलता है कि सेक्शन तो, ये क्वेश्चन तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे ही है या इससे रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर रिलेट करता है किसी और सेक्शन पे, या रिलेट करता है किसी और लॉ से जो मैंने पढ़ा नहीं है या छोड़ दिया है उसको इंपॉर्टेंट ना समझ के, तो फिर आप उसका आंसर प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जब आप ध्यान दे रहे हैं तो ये बात का जरूर ध्यान दें कि सिलेक्टिव स्टडी पहले बार में ना करें। जब आपने एक बार आपकी जो फाउंडेशनल स्टडी है वो कर लिया, उसके बाद आप सिलेक्टिव स्टडी जरूर कर सकते हैं रिवीजन के पर्पज से। आप ये कह सकते हैं कि आपको अगर फोकस स्टडी करनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में सिलेक्टिव स्टडी आपने नहीं करनी है। आगे आइए देखते हैं फ्रेंड्स और क्या क्या आप लोगों से दिक्कतें होती हैं। नेवर स्किप नोट्स मेकिंग या मेकिंग नोट्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि मटेरियल्स, जैसे कोई भी कोचिंग आप कर रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इनके साथ साथ क्या होता है कि टीचर्स आपको डिक्टेट भी करते हैं कभी कभी क्लास में क्लास नोट्स। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड भी कराए जाते हैं प्रिंटेड फॉर्म में या ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब होता क्या है, बच्चे ये कंपाइलेशन अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं और रखने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें से आंसर किस में से फ्रेम करना है। कई किसी में कुछ ज्यादा मटेरियल है, किसी में ज्यादा कंटेंट है, किसी में कम कंटेंट है, तो एग्जैक्टली करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं समझ में आ रहा। जब हम आंसर लिखने जा रहे हैं तो भी नहीं समझ में आ रहा कि आंसर में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रही है। ऐसे में आप करिए कि अपने नोट्स बनाइए खुद से। आपने एक टॉपिक पढ़ा क्लास में, एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद आप उसमें नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे होने चाहिए? नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आपके नोट से मिल जाना चाहिए। इतना आपका कॉम्प्रिहेंसिव नोट होना चाहिए, सब कुछ उसमें हो उस नोट्स में। और उस नोट्स के साथ आप क्या करें कि जैसे एक टॉपिक आपने लिखा और एक टॉपिक में आपने अपने नोट्स बना लिए कि ये पर्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर ये हेडिंग्स हैं, ये सब हेडिंग्स हैं, और इन सब हेडिंग्स के को कंप्लीट कर लिया आपने नोट्स को पूरा। इसके बाद आप 5-6 क्वेश्चन उसके साथ लिख लीजिए कि इन इस हेडिंग के साथ, इस नोट्स के साथ क्या होता है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब क्या करिए, उन क्वेश्चन को, उन क्वेश्चन के सिनॉप्सिस बना लीजिए कि अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो मैं इसमें ये सब हेड्स लिखूंगा, ये हेडिंग होगी मेरी और उसके अंदर ये सब हेड्स होंगे, ये पार्ट्स होंगे मेरे आंसर के लिए। अब क्या करिए, जब आपका ये नोट्स मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप उठाइए एक गाइड जिसके अंदर क्वेश्चन दिए हों प्रीवियस ईयर, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। कंटेंट कहां से मिलेगा? कंटेंट मिलेगा आपके खुद के नोट से जो आपने बनाए हैं इस समय के दौरान जब आप पढ़ रहे थे। नोट्स बनाने से होता क्या है दोस्तों? होता यह है कि आपका रिवीजन साथ साथ होता रहता है, कंसेप्ट में आपको ये पता चलता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको ये भी पता रहता है कि इतना मटेरियल है जो इससे रिलेटेड है, और एग्जाम में अगर मुझे लिखना है तो मैं इतना मटेरियल लिख सकता हूं, मेरी स्पीड ये है, इतना कंटेंट मैंने इतने समय में तैयार किया है। तो इस एम के साथ आप अपने नोट्स को बनाएं, और नोट्स बहुत ही स्पेसिफिक वे में बनाए जाने चाहिए कि आपको ये नोट्स कहाँ काम आने वाले हैं। ये नोट्स आपको काम आने वाले हैं मेंस में। मेंस के लिए आप ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं और डेली बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो इट विल टेक अनदर 3 to 4 months, या 6 महीने भी लग सकते हैं सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने में, और जब तक आप अपने नोट्स कंप्लीट नहीं करते आपका मेंस क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत जीरो है।
बहुत कम है, और आप अगर कर भी लेते हैं तो आप मार्जिन से क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ के आसपास ही होंगे। तो ऐसी गलती ना करें, नोट्स को जरूर अच्छे से बनाएं। इसके बाद देखिए, साइमल्टेनियसली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पे और जीएस पे तैयारी करने लगते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब देखिए ऐसा है कि मैं अगर तैयारी कर रहा हूं कौन से स्टेट के लिए, मैं अगर तैयारी कर रहा हूं मान लीजिए एमपी के लिए, मैं ऐसे स्टेट के लिए तैयारी कर रहा हूं जहां पे जीएस का एक अलग से पेपर नहीं होता है, या बहुत बड़ा रोल या मेजर रोल नहीं है जीएस का। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में मुझे अपना बहुत सारा समय जीएस पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, जब मैं लॉ को बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स जो है, मेजर सब्जेक्ट्स है, उनको तैयार कर रहा हूं, उस समय सिर्फ उसको ही तैयार करना चाहिए, उस पे ही फोकस करना चाहिए। अब उसको फोकस करने के बाद क्या होगा? जब आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका हो, आप रिवीजन की स्टेज पे पहुंचेंगे, उसके बाद आप जीएस को नंबर दीजिए। जीएस के पेपर्स को और अनऑर्थोडॉक्स लॉज को आप तब उठाइए, माइनर लेजिस्लेशंस को आप तब उठाइए और तब कंप्लीट करिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय होगा नोटिफिकेशन तक, और वहां पे आप उनको सिर्फ उन पे फोकस करके अच्छे से तैयार करिए। होता क्या है कि जब हम लॉ के साथ जीएस को पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है लॉ पे ज्यादा फोकस करना है, हम उस पे फोकस कर रहे हैं, हम जीएस पे फोकस कर नहीं पाते हैं उतना, और हर किसी की कैपेसिटी होती है लिमिटेड। आप ऐसा नहीं है कि दिन में 10 घंटे पूरी तरीके से सेम एनर्जी के साथ हर सब्जेक्ट पे दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर लिमिटेड एनर्जी रखते हैं और आपने जीएस पे मान लीजिए कि ज्यादा फोकस कर दिया, लॉ पे कम किया, तो भी बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। तो पहले आप अपने लॉ के पोर्शंस को अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद इन सब्जेक्ट्स पे आए जिसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए, लास्ट बात जो मुझे आपसे कहनी है कि जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन, इसकी प्रैक्टिस हम कब करते हैं? इसकी प्रैक्टिस बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं जब एक्चुअली उनको मेंस का पेपर देना होता है, यानी प्री क्वालिफाई करने के और मेंस के पेपर लिखने के बीच में। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग होने के लिए, जैसे एमपी की अगर मैं बात करूं, जिसमें पेपर ही पूरा बेस्ड है इस पे, एक पूरा पेपर आपको जजमेंट राइटिंग का आने वाला है मान लीजिए, और इस पेपर के लिए आप अगर प्रैक्टिस पहले से नहीं करते हैं, तो फिर उस समय में प्रैक्टिस करके उतना अच्छा कॉम्पीट कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, अगर एक बार आपने जो बेसिक सब्सटैंटिव लॉ है, यानी कि मान लीजिए आपने आईपीसी पढ़ लिया है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, एसआरए पढ़ लिया है, इसके बाद अगर आपने प्रोसीजरल लॉ भी साथ साथ पढ़ लिया है, यानी कि सीपीसी पढ़ लिया है, सीआरपीसी पढ़ लिया है और एविडेंस पढ़ लिया है, इसके बाद आपको जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आपको नहीं रुकना चाहिए, और जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? हफ्ते में 3 दिन कम से कम आपको करनी चाहिए। कि अगर पूरा जजमेंट नहीं, कम से कम मैं इश्यूज फ्रेम कर लूं, कम से कम मैं चार्ज फ्रेम कर लूं, तो हफ्ते में 3 दिन इस पे दीजिए और 3 दिन ट्रांसलेशन पे दीजिए। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होगी। डेली नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट डेज पे करिए, लेकिन आपको डेली कम से कम एक पैराग्राफ लगाना चाहिए, और एक पैराग्राफ आप लगा रहे हैं ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन करिए। और वो वर्ड्स इंग्लिश के जो आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, या हिंदी के वर्ड्स जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, उनकी अलग से वोकैबलरी बनाते जाइए। फ्रेंड्स, आप 6 महीने अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही रिच और बहुत ही अच्छी वोकैबलरी की एक लिस्ट होगी, जिसके अंदर से कोई भी ट्रांसलेशन आपके लिए कर पाना मुश्किल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते आए हैं, हम सब करते रहे थे, और इनको कैसे अवॉइड करना चाहिए ये मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। देखिए, अभी बिहार का जुडिशरी का एग्जाम होने वाला है, तो हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं बिहार के लिए, जो कि 27 से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज मंडे से। इस क्रैश कोर्स में आपको सारे ही सब्जेक्ट्स प्री पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाएंगे, और इतना आपको कराया जाएगा कि आप इजीली अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, प्लस स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ हमारा यूपी का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम मेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करा रहे हैं। मंडे से फ्रेंड्स इसमें लोकल लॉज स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने यूपी का क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत इसको ज्वाइन करें, और मंडे से अपनी लोकल लॉज की प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की नहीं है, उनके लिए जुडिशरी गोल्ड नया कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेकर के आया है, ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच प्लस ऑफलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी हमारा अप्रैल मंथ में स्टार्ट होने वाला है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा पार्टनर या भाई आप कह सकते हैं, लीगल एज लॉ स्कूल, इसको इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और देखें कि इसमें लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप अभी लॉ कर रही हैं, अपने ग्रेजुएशन के कोर्स के अंदर हैं,
तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है इस चैनल से। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस पे हैं आपके लिए। आपको इंटर्नशिप्स कैसे करनी चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, आपकी सारी क्वेरीज जो आपके लॉ स्कूल में है वो सब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस।